हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और जैसा कि इससे पहले कि हम टॉपिक में हाई कोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं, जो कि है हमारा सुप्रीम कोर्ट। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जिसे हम उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि हम सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें वर्तमान समय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 34। ठीक है, 34, जिसमें हमारे जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो यानी कि कुल 33 प्लस 1, जो 1 है, ये हमारे हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक, अगर इसके बात करें गठन की तिथि की, तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था, और उद्घाटन की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और अन्य विषय पर चर्चा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। तो हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एक सर्वोच्च न्यायालय, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो सबसे ऊपरी होता है न्यायालय हमारा, जहाँ से हमें और भी संपूर्ण न्यायालय, मतलब जो कि न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं, जहाँ से हमें हमारी न्याय प्राप्त हो हमें। और देश का जो होता है ये शीर्ष न्यायालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ साथ जो क्या होता है, देश का शीर्ष न्यायालय होता है, जिसे हम शीर्ष न्यायालय के नाम से जानते हैं। और यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। ठीक है, यानी कि इसके बाद हम कहीं और न्यायालय की न्याय के लिए नहीं जा सकते हैं। ये अंतिम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपील के लिए अंतिम न्यायालय भी है। ठीक है, भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल एवं एकीकृत न्यायालयिक प्रणाली है, जिसकी त्रिस्तरीय संरचना, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। आइए बढ़ते हैं हम इसके थोड़ा सा संक्षिप्त पृष्ठभूमि के विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या है इसकी पृष्ठभूमि। तो जो वर्ष 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन में कलकत्ता में पूर्ण शक्ति, ठीक, कलकत्ता में क्या हुआ था, कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन के समय। ठीक है, जिसमें से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये सभी अपराधों की शिकायतों को सुनने तथा निपटान करने के लिए एवं किसी भी सूट या कार्यों की सुनवाई एवं निपटान हेतु स्थापित किया गया था। ठीक, मद्रास एवं बंबई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय, कौन थे? जॉर्ज तृतीय। तो जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः 1823 में स्थापित किए गए थे। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू हुआ, उसके साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। एवं इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को इसकी पहली बैठक हुई थी। अभी जिस तरह से हमने आपको बता चुके हैं कि जो ये 28 जनवरी इसकी तारीख है, ये इसकी उद्घाटन तिथि है। जबकि अगर इसकी गठन की तिथि की बात करें तो वो 26 जनवरी 1950 को थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक, इन दोनों तारीखों में अंतर है। ये जो 26 जनवरी 1950 है, ये इस तिथि को हुआ था हमारा गठन। ठीक, और ये जो तारीख दी गई है 28 जनवरी 1950 को, इसकी पहली बैठक, या आप कह लीजिए कि इसका उद्घाटन की तिथि भी यही है। ठीक है, इसके उद्घाटन की तिथि भी यही है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित जो कानून होता है वो सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। यानी कि जो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो घोषणा कर दी, वो सभी को मानना पड़ेगा। मतलब जो इसकी निचली अदालतें हैं, जैसे हाई कोर्ट है और अधीनस्थ न्यायालय है, इनको मानना पड़ेगा। इसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी एवं शासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रावधानों की भी ये समीक्षा करता है। ठीक है, ये सारी चीजें सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। अब जानते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो ये क्या है कि जो भारतीय संविधान में भाग 5 में, मतलब संघ मतलब केंद्र, अध्याय मतलब 6, ठीक है, संघ की न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस भाग के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे कि ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। और अध्याय की बात करें तो अध्याय 6 के अंतर्गत इसका वर्णन संघ पालिका के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है,
संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, ये सारे जो अनुच्छेद 124 से 147 तक हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, हम इसे इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 एक के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक, क्या कहा गया है कि भारत का एक जो है क्या सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश CJI होगा। ठीक है, ठीक, जो मुख्य न्यायाधीश होगा और सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते थे, जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं कर सकती। ये पहले का था। ठीक, जब पहले संविधान बना था तब का था। जब इसमें से कुछ परिवर्तन किए गए हैं तो आज वर्तमान समय में हमारी टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गित किया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियां हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के स्थान की बात करें तो संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। ठीक है, यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के साथ के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही निर्णय ले सकता है और यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, ये ऐसा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती। ठीक है, कोई भी जो अदालत है राष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती। ये एक वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो हम न्यायाधीशों की नियुक्तियों के विषय में चर्चा करते हैं कि क्या होती है इनकी नियुक्तियां, कैसे होती है न्यायाधीश की नियुक्ति। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह ले ली जाती थी। अब ये मुख्य न्यायाधीश क्या हो गया, मुख्य न्यायाधीश तो सुप्रीम, जैसे कि जो इससे पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं उनकी भी सलाह के तौर पर उनकी नियुक्ति की जा सकती है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निचला न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट, तो उसके न्यायाधीश की भी सलाह ली जा सकती है। अच्छा, अन्य न्यायाधीशों की जो है राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है यदि वे आवश्यक समझता है तो। ठीक, अगर राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वो क्या करता है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद इसकी नियुक्ति करता है, अगर वो जरूरी समझे तो, अन्यथा नहीं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना आवश्यक है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी योग्यताओं के बारे में। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए। तो सर्वप्रथम उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसे 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर उसे 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहना चाहिए। ठीक, अधिवक्ता रह चुका वो उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, या उसे राष्ट्रपति में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति की दृष्टि में भी वो एक उस मतलब न्याय करने की क्षमता हो उस व्यक्ति के अंदर, एक न्यायवादी व्यक्ति वो होना चाहिए, प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। ठीक, अगर इनके कार्यकाल के विषय में हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल होना चाहिए 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकते हैं, यानी कि पद पर रह सकते हैं। उसके मामले से में से किसी प्रश्न को उठाने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी, यानी कि जो इस पे अगर कोई प्रश्न खड़ा होता है भविष्य में तो जो उसका निपटारा है वो संसद के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होता है, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र वो दे सकता है। ठीक है, इसके लिए वो राष्ट्रपति को क्या दे सकता है, लिखित त्यागपत्र दे सकता है, या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद अगर जो सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति द्वारा भी उसे पद से हटाया जा सकता है। अगर इनके वेतन की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इनमें कटौती नहीं की जा सकती। अगर वित्तीय आपातकाल लग गया है तो इसके अतिरिक्त कटौती, नियुक्ति के बाद इसमें अतिरिक्त कटौती नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। ठीक है, देखिए न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या होता है, पहले तो इसे जानिए कि जो हमारा क्या होता है कि संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन होता रहता है ना, कि उसका प्रयोग जो है कहीं भी नहीं किया जा सकता। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन जो है कहीं भी प्रयोग
नहीं किया गया, ऐसे शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया संविधान में कहीं भी, लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई उपबंध खड़े हो गए, जैसे अनुच्छेद 13 है, 32 है, 131 है, 131 136 है, 143 है, ये ऐसे कई सारे अनुच्छेद है। ये जो है उपबंध है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान करते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं? जैसे कि अनुच्छेद 13 हो गया, अनुच्छेद 32 है जिसमें रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई, 131 से 136 है, 143 है जिसमें से वो परामर्श लेने की जो है राष्ट्रपति क्या है उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति 143 में कही गई है, 145, 46 और अन्य ऐसे अनुच्छेद है। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन से तात्पर्य हमारा ये होता है कि जो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका की जो उसे शक्ति दी गई है ना, उस शक्ति से, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त की जाती है। यानी कि क्या होता है कि जैसे कोई भी कानून बना, ठीक है, उसका पालन नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से वो विधान जो पालिका है अपने बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा अपने आदेशों का पालन नहीं कर रही है, तो उसका जो अनुकूल ना होकर के अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो क्या होगी, न्यायपालिका क्या होगी, निरस्त कर दी जाएगी और वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों को भी समीक्षा कर सकती है। अच्छा, ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये संबंध था न्यायिक पुनर्वलोकन से, कि न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है। अगर न्यायिक क्षेत्राधिकार की हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आता है, न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंदर की एक पीड़ित नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, अब यानी कोई भी एक पीड़ित नागरिक हो जिसे न्याय पाने की इच्छा हो, वो सीधा क्या कर सकता है, वो सीधा जो होता है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अपनी बात जो है रख सकता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी अगर हम बात करें तो हालांकि जो सर्वोच्च न्यायालय है का जो न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र है वो विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, अधिक जो उसका कोई विशेषाधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, और रिट जारी करने से संबंधित हम आपको इससे पहले की वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। रिट जारी करने के संबंधित जो रिट जारी करने का जो हमारा अनुच्छेद है, इसे हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पढ़ते हैं, रिट अधिकारिता जो आती है, और इसके अंतर्गत 5 रिटें हमें प्रदान की गई हैं। वो 5 रिटें कौन कौन सी थी बताई थी आपको मैंने, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। ठीक है, ये 5 तरह की रिट थी जो आपको पहले की वीडियोस में हम बता चुके हैं। आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की तरफ। देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो होती है वो अपील करने हेतु है। ठीक, अब हमें न्यायालय में कोई अपील करनी है तो उसके लिए अपीलीय क्षेत्राधिकार जो बनाई गई है, जिसके खिलाफ क्या होता है, अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील करता है। ठीक है, जो निर्णय दिए गए हैं उसके खिलाफ वो अपील कर सकता है, जिसे 4 शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है। जिसके अंतर्गत क्या आते हैं हमारे, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, आपराधिक मामले और विशेष अनुमति द्वारा अपील। ठीक, इन 4 विषयों पर चर्चा की जाती है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करें सलाह क्षेत्राधिकार। तो सलाह क्षेत्राधिकार के अंदर हम किस पे चर्चा करते हैं, आइए हम सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है, 143 के तहत हम सलाह क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति को 2 श्रेणी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर विधिक प्रश्न उठाने अथवा प्रश्न उठाने की संभावना पर, ठीक है, अगर हम एक तो इसके अंतर्गत ये आता है, और अगर हम दूसरी बात करें तो किसी पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते या प्रसंविदा आदि सनद संबंधी मामलों पर कोई भी विवाद जो होता है उत्पन्न होने पर। देखिए एक बात जान लीजिए कि जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो किसी भी महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अगर वो चाहता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी भी महत्व का कोई विषय है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने सलाह मांगी तो हमें देनी ही देनी है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंतर्गत कि जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजी गई सलाह मानने के लिए, दोनों ही एक दूसरे के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति ने सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट सलाह उन्हें दे या ना दे इसके लिए वो भी बाध्य नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह राष्ट्रपति को दी है तो राष्ट्रपति जी भी जो है उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा हम सलाह क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। अभिलेख न्यायालय,
ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है क्या कि जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत प्रश्न नहीं उठाया जाता है और ये रिकॉर्ड विविध संदर्भों की तरह ही स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है और यह सजा 6 माह का या सामान्य कारावास या फिर 2,000 रुपए तक का आर्थिक दंड एवं दोनों ही हो सकती है। ठीक, सजा भी हो सकती है और दंड का भी प्रावधान किया जाता है। ठीक, देखिए आज जो ये अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है कि अभिलेखीय न्यायालय से यह तात्पर्य है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो सभी निर्णय स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक, उनका जो एक स्थायी होता है, एक कोई उनका रिकॉर्ड होता है जहाँ पे सारे न्यायालय सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि क्या होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो वर्तमान में या भविष्य में होने वाले मामले हैं उनको उस तौर पर एक जो मसला है हल करने के लिए उसे प्रयोग में लाया जा सके। और क्या अभिलेखीय न्यायालय में क्या करते हैं, जो हमारा अभिलेखीय न्यायालय जो होता है अनुच्छेद 129 के तहत आता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसे कहते हैं। ठीक, अभिलेखीय न्यायालय को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा अभिलेखीय न्यायालय है इसे हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इसे आप ऐसे जान लीजिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है हमारा ये। ठीक है, इसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं पिछले जितने भी होते हैं और अपनी क्या करते हैं जो जो मतलब अवमानना के लिए जो दंड होती है या दंड संहिता, ऐसे न्यायालयों में सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, दंड देने की शक्ति या सहित ऐसे भी मामले होते हैं, सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में हम जो होता है अभिलेखीय न्यायालय के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, अवमानना क्या होता है, अभी मैंने अवमानना शब्द का इस्तेमाल किया था, तो अवमानना ये होती है अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान की गई। जैसे कि कोई कोर्ट का आदेश है, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, आप उसे नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए भी दंड देने का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है, जो अभिलेखीय न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए ये तो थी इससे संबंधित कुछ थ्योरी है, लेकिन आइए हम जरा चर्चा कर लेते हैं कि जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके विषय में हम पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक अनुच्छेद पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम अनुच्छेद 100 इसके जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा जो है अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में जो कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं उन अनुच्छेदों की तरफ। तो पहला हम अनुच्छेद उठाते हैं 124। ठीक, 124 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो ठीक, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है या गठन कह सकते हैं, इसका अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। अगर हम बात करें अनुच्छेद 125 की, ठीक है, 125 में हम पढ़ते हैं न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित। ठीक, अनुच्छेद 125 जो है वो न्यायाधीशों के वेतन या और चीजों से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 126 की बात करें तो ठीक है, इसमें क्या है अनुच्छेद 126 में कि जो मुख्य न्यायाधीश की कार्यकारी शक्तियां इसमें मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 26 ऐसे याद रखिए कि कार्यकारी से संबंधित है हमारा कौन सा अनुच्छेद 126। अगर हम बात करें अनुच्छेद 127 की, तो 127 हमारा क्या है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 128 की, ठीक है, तो 128 में क्या है, अनुच्छेद 128 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त, मतलब जो रिटायर्ड होते हैं ना न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त जो हो जाते हैं उनकी उपस्थिति, न्यायाधीशों की उपस्थिति के विषय में अनुच्छेद 128 के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 129 की तरफ। 129 के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, अभिलेख न्याय के बारे में। अभी हमने आपको अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया ना, जिसके अंतर्गत दंड का प्रावधान बतलाया गया, तो ये अनुच्छेद 129 के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 131 की। ठीक है, देखिए सारे नहीं पढ़ने, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। ठीक, तो 131 में क्या आता है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जितना भी क्षेत्राधिकार है ना, जितना भी क्षेत्र है, ये 131 के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 132 से लेकर के अनुच्छेद 136 तक, ठीक है, तो ये आते हैं हमारे अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारे आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करें अनुच्छेद 141 की,
तो हमारा 141 जो आता है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए अबाध्यकार है। ठीक, 141 इसके अंतर्गत आता है। 142 की बात करें तो इसमें क्या होता है, उच्चतम न्यायालय की जितनी भी डिक्रियों या आदेशों में जो प्रवर्तन किया जाता है ना, आदेश वगैरह या कुछ भी होता है, उनमें परिवर्तन करने के लिए या प्रकटीकरण करने के लिए आदि में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 143, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। वो है राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या है, उच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति जो है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद हमारा 124, ठीक है, और हमारा जो है अनुच्छेद 128, ठीक है, सेवानिवृत्त के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 129 भी याद रखिएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख के बारे में दिया गया है। बाकी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा अनुच्छेद 143। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस पर भी चर्चा कर ली गई। ठीक, और देखिए अगर इनके हम हटाए जाने के विषय में बात करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को पद से हटाना है, तो उसके विषय में भी हम अनुच्छेद की बात करें तो वो 124(4) और 124(5) के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। उनके जो हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है कि संसद के जो प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य के बहुमत द्वारा या फिर उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा ही इनका क्या होता है, इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है सर्वोच्च न्यायालय की भी है और यही प्रक्रिया उच्च न्यायालय की भी है कि किस तरह से इन्हें पद से रिक्त किया जा सकता है या अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आज जो हमारी वीडियो थी वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, आपको बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त हुई होंगी इससे। तो ठीक है, हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।